हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस वाई एकेडमी। आई होप आप सब लोग अच्छे हैं। ये थीम 4 फर्स्ट एनसीईआरटी जो है उसकी थीम 4 या चैप्टर 4 जो आप कहेंगे उसका आप कह सकते हो लास्ट टॉपिक है। और बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बड़ा ही मजा आएगा आपको। और थोड़ा सोचना भी होगा इसमें, तो बार बार सोचते भी रहना। टॉपिक का नाम है कैन वी सी एवरीथिंग। तो यहाँ पे आप देखो तो सी पे थोड़े कोड्स भी लगे हुए हैं। इसका मतलब क्या होता है, क्या हमें सब कुछ दिख रहा है, फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क भी है, क्या हम सब कुछ देख सकते हैं, क्या हमें सब कुछ दिख रहा है। इसका टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको मतलब थोड़ा सा कंटेक्स्ट देना चाहूंगा। जैसे बाबरी मस्जिद का इशू था, बाबरी मस्जिद डेमोलिशन का इशू था, जहां पे काफी कंट्रोवर्सी थी कि वेदर इट इज अ टेम्पल या क्या ये एक मॉस्क है, क्या ये वही जगह है जहां पे राम जी का जन्म हुआ था, राम जन्मभूमि है। तो अयोध्या में, जैसे आप सबको लोगों को पता होगा, ये वाला एग्जांपल मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये सबको पता होता है और थोड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक भी है। अब इसमें कुछ कहते थे कि यहाँ टेम्पल था, राइट। एक व्यू आता है कि यहाँ पे ये टेम्पल था। इसके अंदर भी व्यूज हैं कि टेम्पल कब से था। कुछ कहते हैं कि जब से राम जी थे तब से टेम्पल था, राइट। और कुछ कहते हैं कि टेम्पल काफी बाद में बना, लेटर टाइम में। काफी का व्यूज था कि इधर मॉस्क थी, टेम्पल था ही नहीं कभी। और मॉस्क, उसमें भी व्यूज मल्टीपल है। कोई कहता है बाबर ने बनवाई, कोई कहता है समवन एल्स। बाबरी मस्जिद थी, बाबर के नाम पे थी, लेकिन बनाई किसी और ने, तो कोई और कुछ कहता है। कुछ और व्यूज ऐसे भी थे कि मे बी एग्जैक्टली ये जगह नहीं है जहाँ पे भगवान राम का जन्म हुआ, ये भी कहते थे। तो ये इस पे भी कंट्रोवर्सी थी। अब पॉइंट ये है, आप देखो तो इतने सारे व्यूज कैसे आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? क्योंकि बात ये है, हम सब कुछ देख सकते हैं या नहीं ये कहना बहुत टफ है। हम सब कुछ बता सकते हैं या नहीं कि पास्ट में ये हुआ था, ये बताना बहुत टफ है। और एग्जांपल्स आप ले लीजिए इसमें। अब कोई पूछे कि मौर्यन एम्पायर का एम्पायर कहां से कहां तक था, तो आप अंदाजा तो नहीं कह सकते। उसके बाद अगर आपसे कोई पूछे कि वैदिक टाइम्स में, राइट, वैदिक टाइम्स में वैदिक पीरियड जो है वो नॉर्थ इंडिया पे कहां से कहां तक था, तो आप अगर अर्ली वैदिक पीरियड देखें तो खाली ये वेस्ट इंडिया कहा जाता है। जब लेटर वैदिक कहें तो वेस्ट और ईस्ट इंडिया कहा जाता है, साउथ इंडिया तो तब भी नहीं आता। इस पे लेकिन कुछ और लोग कहते हैं ऐसा तो नहीं है, पूरा ऑल ओवर जो इंडिया है वो वैदिक पीरियड में एक ही इंडिया मतलब आता है। चक्रवर्तीन जो कहा जाता है, चक्रवर्तीन की तरह से कि पूरा का पूरा भारत वैदिक पीरियड में एक ही था, ऐसा भी कहा जाता है। पॉइंट ये है फ्रेंड्स, पॉइंट ये है इन सब बातों का कि हिस्ट्री में ये एग्जैक्टली बताना बहुत टफ है, स्पेशली एंशियंट इंडिया में, कि हाँ जी यही ट्रुथ है। ये कहना तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, राइट। अब बात ये आती है कि जब ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है तो हम चीजों को डिटरमाइन कैसे करें, पढ़े कैसे, समझे कैसे। तो वही यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कशन होगा। तो आपको कोई भी टॉपिक देखिए, आप कहीं पे भी जाओ, जैसे आप ममल्लापुरम चले जाओ। ममल्लापुरम में एक स्कल्पचर है जिसके मल्टीपल व्यूज हैं। ऐसे ही आप कहीं और चले जाएं तो कुछ लोग कहेंगे टेम्पल्स किसने बनवाया, कुछ लोग कहेंगे टेम्पल्स इन भगवान के लिए, कोई बोलेंगे उन भगवान के लिए, कोई बोलेंगे कि ये और राजा ने अपने लिए बनवाया था। तो ऐसे मल्टीपल व्यूज आपको देखते रहेंगे। तो देखिए, चलिए इसको करते हैं। बाय नाउ यू हैव हैड अ ग्लिम्स ऑफ द रिच visual traditions that existed in the past, expressed in brick and stone sculpture एंड पेंटिंग, स्टोन आर्किटेक्चर, स्कल्पचर एंड पेंटिंग। ठीक है, तो हमने देख लिया, ठीक है, हाँ जी। जो विजुअल ट्रेडिशन है, विजुअल आर्ट है, और जो लोगों की थिंकिंग है वो उन्होंने आर्किटेक्चर, स्कल्पचर एंड पेंटिंग में अपनी भावनाएं व्यक्त करी हैं। अपने रिलीजियस बिलीफ, अपने ट्रेडिशन, अपने आइडियाज यहाँ पर दिखाए हैं। वी हैव सीन दैट मच हैज बीन डिस्ट्रॉयड एंड लॉस्ट ओवर द सेंचुरीज। तो आपको ये समझना होगा, ठीक है, एक तो देखिए उन्होंने सब कुछ बनाया नहीं होगा, एक तो उन्होंने सब कुछ बनाया नहीं होगा, तो हमने इस पॉइंट को एक तो टिक कर लिया कि ठीक है, कुछ ऐसा हो सकता है, लोगों की थिंकिंग हो, काफी रिलीजन हो सकते हैं हो उस टाइम में। किस टाइम में मतलब एंशियंट इंडिया में, जो लोगों ने व्यक्त ना करे हो। सेकंड है, लोगों ने बनाया, व्यक्त तो करा, आर्किटेक्चर में, स्कल्पचर में, पेंटिंग में, लेकिन वो टूट गया, डिस्ट्रॉय हो गया, या किसी ने कर दिया, कुछ भी हो गया। ठीक है, तो इसके बारे में भी पता करना काफी टफ है, स्पेशली जब टेक्स्ट आपके पास अवेलेबल नहीं है। और अगर टेक्स्ट अवेलेबल भी है तो टेक्स्ट में कितना सच है कितना झूठ है किसको क्या पता है ना, ये भी डिटरमाइन करना बड़ा टफ है। थर्ड पॉइंट ये आता है अब कि जी ठीक है, आपको जो दिख रहा है वो सही है, लेकिन क्या आप उसको सही से इंटरप्रेट कर पा रहे हो? आपको एक बिल्डिंग दिखी, आपको एक बिल्डिंग दिखी, इस बिल्डिंग को कुछ लोग कहेंगे कि यार ये लगता है पैलेस है, कुछ बोलेंगे ये बिल्डिंग जो है टेम्पल है।
राइट। कुछ बोलेंगे कि ये कॉमन कॉमन लोगों के रहने की जगह है, कोई कह सकता है हाउस ही है। तो यहाँ पे मल्टीपल व्यूज आ गए। स्पेशली इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइड देखो तो काफी व्यूज ऐसे आती है। तो अब जो बच गया है, क्या वो भी हम सही से डिटरमाइन कर पा रहे हैं या नहीं? तो वी हैव सीन दैट मच हैज बीन डिस्ट्रॉयड एंड लॉस्ट ओवर द सेंचुरीज, नेवरदलेस what remains and has been preserved conveys a sense of the vision of the artists, sculptors, masons and architects who created these spectacular works, right? ठीक है। अब आता है इंपॉर्टेंट पॉइंट, येट डू वी ऑलवेज ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड व्हाट दे वांटेड टू कन्वे? इसको सोचिए थोड़ा, जो मैं इतनी देर से बोल रहा था। कैन वी एवर नो व्हाट दीज इमेजेस मेंट टू पीपल हु सॉ देम एंड venerated them about 2000 years ago? कैन वी एवर नो, क्या हमें कभी भी पता चल पाएगा कि जो आर्टिस्ट थे, जो किंग्स थे जिन्होंने ये बनवाया, वो क्या कहना चाहते थे? राइट, उनके लिए क्या मीनिंग था? क्या हम ये कभी बता भी पाएंगे या नहीं बता पाएंगे? इसी को हम थोड़ा सा यहाँ पे समझेंगे। पहला टॉपिक आता है दोस्तों इसमें, ग्रैपलिंग विद द अनफैमिलियर। जो अनफैमिलियर जो चीजें देखी उसको हम कैसे समझे, कैसे डिटरमाइन करें। अनफैमिलियर मतलब आप किसी जगह गए, एग्जांपल ले रहा हूँ, आप किसी जगह गए, लेट से आप गए घूमने, गए राजस्थान में गए, और आपको एक बहुत बड़ा सा ट्री दिख गया जो आपको बहुत पुराना सा लग रहा है। उसके आसपास आपको एक बिल्डिंग भी दिख गई, एक टेम्पल भी दिख गया। तो आप समझोगे कैसे ये क्या मतलब है इसका? राइट, वो समझने की कोशिश है। तो वो आपके लिए अनफेमिलियर है, तो उसको हम कैसे स्टडी करें, वही टॉपिक है। इट विल बी यूजफुल टू रिकॉल दैट when 19th century European scholars first saw some of these sculptures of gods and goddesses, they could not understand what these were about. तो 19th century मतलब आप कह सकते हो ये टाइम पीरियड। इस टाइम में जब यूरोपियंस ने काफी एक्सप्लोरेशन करा ऑल ओवर इंडिया का, राइट, उनको समझ में नहीं आया क्या मतलब है, घबरा भी गए, मल्टीपल मीनिंग्स निकालने लगे। समटाइम्स दे वर हॉरिफाइड, घबरा गए by what seemed to them grotesque, नीचे लिखा है figures with multiple arms, heads or with combinations of human and animal forms। तो उनको तो समझ में नहीं आया क्या मतलब है। करेक्ट। आप ये समझने की कोशिश करिए कि यूरोपियंस जो इंडिया में आए थे, ये यूरोपियंस जो थे दे वर एजुकेटेड, राइट। इस टाइम में रेनेसा हो गया था, एनलाइटनमेंट चल रहा था। 18 अगर आप देखें 19th सेंचुरी की बात हो रही है, 18वीं सदी में रेनेसा हो, वो एनलाइटनमेंट हो चुका है। एनलाइटनमेंट का मतलब ये है कि सोसाइटी आपकी रैशनल है, साइंटिफिक है और एक सही तरीके से सोचती है, ठीक है। इससे और अगर आपको एनलाइटनमेंट के बारे में और समझना है तो एनलाइटनमेंट SYE एकेडमी सर्च करना, आपको आपको दिख जाएगा और चीजें मेरा वो लेक्चर में। तो एनलाइटनमेंट हो गया था, तो दे वर क्वाइट रैशनल, राइट। तो लेकिन उनकी किताबों को पढ़ के उनको आंसर नहीं मिल रहे थे कि इन सब का मतलब क्या है, कि मल्टीपल आर्म्स हैं, हेड्स हैं, क्या है। किसी किसी में तो ऐसा है कि सर पे इंसान की नहीं, किसी जानवर की शक्ल है और नीचे इंसान है। तो ये क्या चीजें हैं? अब देखते हैं उन्होंने इनको समझा कैसे। These early scholars tried to make sense of what appeared to be strange images by comparing them with the sculpture with which they were familiar, that from the ancient Greece। समझने की कोशिश करिए कि ग्रीक एम्पायर था जो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर था। तो ये ग्रीक एम्पायर भी जो यूरोप में आया था, ये भी बहुत, मतलब आप कंपेयर करो इंडिया से, तो इंडिया की सिविलाइजेशन इससे बहुत ज्यादा पुरानी है, ठीक है। ये तो आप देखो तो ये ग्रीक एम्पायर तो मौर्यन पीरियड के बाद आना शुरू हुआ, ठीक है। उसके बाद गुप्ता पीरियड में भी चलता रहा और आगे भी चलता रहेगा। लेकिन हमारी हिस्ट्री तो बहुत पुरानी है, इंडस वैली सिविलाइजेशन है, उसके बाद बुद्धा पीरियड है, वैदिक पीरियड है, कैसे पता चलेगा उसके बारे में, राइट। तो ठीक है, ये ब्रिटिशर्स ने क्या करा या यूरोपियन स्कॉलर्स ने क्या करा कि ठीक है, उनको एक ग्रीक एम्पायर के बारे में पता था, उससे थोड़ा सा कंपेयर करने की कोशिश करी, राइट। तो उन्होंने क्या करा, वो थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। एक और चीज इसके साथ साथ समझना है, ये जो ग्रीक आर्ट बन गई थी ना, ये काफी नई थी। ये काफी नई थी। नई क्यों? क्योंकि मॉडर्न थी, कंपेरेटिवली मॉडर्न थी। जो हम पीरियड की बात कर रहे हैं उससे काफी नई थी ग्रीक पीरियड की। तो देखते हैं उन्होंने क्या करा। While they often found early Indian sculpture inferior to the works of Greek artists, they were very excited when they discovered images of the Buddha and Bodhisattvas that were evidently based on Greek models। तो यहाँ पे लिखा है इंडियन स्कल्पचर इंफीरियर टू दी वर्क ऑफ ग्रीक आर्टिस्ट। इंफीरियर इसलिए ही थी क्योंकि ग्रीक्स जो थे वो नया था, उनका नया वर्क था, ठीक है, इसलिए इंफीरियर थी। हमारा जो वर्क था काफी पुराना था।
आप ये थोड़ी ना बोलोगे सांची स्तूपा को आप कंपेयर करने बैठ जाओ आजकल की बिल्डिंग से, ऐसे तो नहीं ना चलेगा। सांची स्तूपा उस टाइम में बनाए, और काफी बार तो ऐसी भी चीजें मिल जाएंगी कि उस टाइम में जो चीजें बनी है वो आज से बेटर है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप एग्जाम्पल ले लो, मॉडर्न मेडिवल टाइम के रेड फोर्ट हो गया और इतने सारे राजस्थान के फोर्ट्स हो गए, ऐसे तो बिल्डिंग्स बनाना आजकल भी इम्पॉसिबल टाइप का ही है। एनीवेज, तो ये समझने की कोशिश करिए कि ठीक है, ग्रीक आर्टिस्ट जो थे वो बेटर थे, डेफिनेटली बेटर थे कंपेयर टू इंडियन स्कल्पचर। बट एक चीज आपको यहाँ पे समझनी होगी, हम ज्यादा ओल्ड थे। ठीक है, उसके साथ साथ एक और चीज आप यहाँ पे समझिए कि जब उन्हें बुद्धा एंड बोधिसत्तास की इमेजेस दिखी जो ग्रीक मॉडल पे बेस्ड थी, तो वो बड़े खुश हो गए। अब ये कैसे मिली, ग्रीक मॉडल पे कैसे मिली, ये आपका क्वेश्चन हो सकता है कि ऐसा कैसे हो गया कि ग्रीक आर्ट जो है वो इंडिया में बनने लगी। ठीक है, तो इसको पढ़ते हैं नेक्स्ट लाइन में। दीज वर मोर ऑफन देन नॉट फाउंड इन द नॉर्थ वेस्ट इन सिटीज सच एज तक्षशिला, पेशावर, where Indo-Greek rulers had established kingdom in the 2nd century BCE. Indo-Greek rulers, तो अगर ये इंडिया का मैप है, ऐसे आप अगर बनाओ, बांग्लादेश वगैरह सब साथ में घुसा दिया है, और ये पाकिस्तान है। तो ये जो रीजन था नॉर्थ वेस्ट इंडिया का, यहाँ पे मौर्यन एम्पायर के डिसइंटीग्रेशन के बाद इंडो ग्रीक्स आ गए थे। इंडो ग्रीक्स आईजी, शाकाज आ गए थे, कुशानास आ गए थे। कुशानास के फेमस किंग का नाम है कनिष्का। इन ये जो आए थे ना, ये फॉरेनर्स थे, ये आए थे फ्रॉम रीजन सच एज ईरान, ग्रीस, ठीक है, मंगोलिया, उन सब मतलब रीजन से ज्यादातर आए थे, ज्यादातर जो लोग थे। एंड दे वर क्वाइट फेमिलियर विद द ग्रीक आर्ट। तो इन्होंने जब इंडिया में आए, ये जब इंडिया में आए, काफी सारे इनमें से बुद्धिस्ट में कन्वर्ट हो गए, बुद्धिज्म में। उस टाइम में बुद्धिज्म जो था बहुत ही फेमस रिलीजन था, बहुत ही प्रोमिनेंट रिलीजन। जैसे आज हिंदू रिलीजन इतना पॉपुलर है इंडिया में, उतना ही पॉपुलर उस टाइम में बुद्धिज्म रिलीजन था, और जो काफी डिफरेंट था फ्रॉम ब्राह्मणिकल रिलीजन। तो ये बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गए और इन्होंने बहुत सारे आर्ट्स बनवाए। हमने पहले ही समझ लिया है, हमने पहले ही पढ़ लिया है महायान बुद्धिज्म के चैप्टर में, महायान बुद्धिज्म के डिस्कशन में, कि महायान बुद्धिज्म में बुद्धा बोधिसत्वास की आर्ट बनने लगी, उनकी इमेजेस बनने लगी, टेम्पल्स बनने लगे। तो जब ये जो इन्होंने बनवाए, इंडो ग्रीक, शाकास, कुशानास ने आर्ट जो बनवाई, वो ग्रीक मॉडल पे बनवाई। ठीक है, तो आप अगर यहाँ देखो, ऐसे चोटी वगैरह बनी हुई है, आंखें जो है थोड़ी सी छोटी है, आपको हैलो दिखेगा सर पे इनके, थोड़ा सा कपड़ा अलग तरीके का दिखेगा, राइट। आपको शेप्स भी अलग अलग दिखेंगी बॉडी की, ईयर्स वगैरह भी, क्योंकि ये जो आर्ट है ग्रीक आर्ट है। लेकिन इस आर्ट को इंडो ग्रीक इसलिए कहा जाता है क्योंकि जिनसे इन्होंने बनवाया उनके हाथ इंडियंस थे, क्योंकि वर्कर्स तो इंडियंस थे, राइट। वर्कर्स तो ही ना लाए अपने साथ, वो किंग्स इंडिया आए लेकिन वर्कर्स तो इंडियंस थे ना। ऐसे ही जैसे मुगल्स आए इंडिया में, ठीक है, मुगल जो है फॉरेन आर्ट लाए, पर्शियन आर्ट लाए इंडिया में, मैं एग्री कर रहा हूँ, लेकिन जो उन्होंने काम करवाया वो तो इंडियन से करवाया ना। तो जब ये दोनों मिलके काम करते हैं तो इंडो पर्शियन बनता है। ऐसे ही जब इंडियंस और ग्रीक्स ने मिलके काम करा तो इंडो ग्रीक आर्ट बनी। तो ऐसी आर्ट बनी नॉर्थ वेस्ट इंडिया में। एक और चीज मैं आपको समझा दूं, मौर्यन एम्पायर डिसइंटीग्रेट हो गया था अराउंड 2nd सेंचुरी BCE। नॉर्थ वेस्ट इंडिया में ये सब आ गए थे, इंडो ग्रीक्स, कुशाना, शाकास, ठीक है, लाइन से आए थे। इसकी क्रोनोलॉजी हम यहाँ पे नहीं पढ़ रहे। डेक्कन रीजन में कौन आ गए थे यहाँ पे? डेक्कन रीजन में सातवाहन आ गए थे। आपको क्रिस्टल क्लैरिटी होनी चाहिए, इसलिए मैं बार बार बताता रहता हूँ। उड़ीसा में, जिसका नाम आज उस टाइम में उड़ीसा था, यहाँ कौन थे? किंग खरावेला, बहुत ही पॉपुलर है, पढ़ लेना, हाथी खुम्पा इंस्क्रिप्शन। और बिहार और ईस्ट इंडिया में, कह सकते हो आप ईस्ट इंडिया अगर मैं लिखूं, तो इस रीजन में कौन थे बताओ? शुंगास। उसके बाद आएंगे कानवास। ठीक है, तो ये आपको याद रखना होगा, ये अपने नोट्स में और अपने दिमाग में बना के रखना। टाइम मिले अगर एग्जाम में तो मैप भी बना दिया करो, स्पेशली अगर आप यूपीएससी का आंसर लिख रहे हो, क्योंकि मार्क्स अब थोड़े ज्यादा मिलेंगे। तो देखो यहाँ तक्षशिला और पेशावर में बहुत सारे आपको इंडो ग्रीक आर्ट मिलते हैं। As these images were closest to the Greek statues, these scholars were familiar with. They were considered to be the best example of early Indian art. तो इन आर्ट्स को पढ़ के, समझ के, देख के अर्ली यूरोपियन स्कॉलर्स को समझ में आने लगा, अच्छा जी ये ऐसे बनी है, ये आर्ट ऐसे बनी है। तो उन्होंने कहा ठीक है, इंडिया का जो टाइम पीरियड है वो इस टाइम में शुरू हुआ होगा और ये सारी आर्ट जो है इन्होंने ही बनाई होगी। In effect, these scholars adopted a strategy we all frequently use, devising yardstick derived from the familiar to make sense of the unfamiliar.
तो जो चीजें इनको पता थी, जिस चीज से फैमिलियर थे, किससे फैमिलियर थे? ग्रीक आर्ट से। कौन? यूरोपियन स्कॉलर्स। उससे इन्होंने कोशिश करी कि इंडिया की अनफैमिलियर आर्ट जो है उसको पढ़ो लिखो समझो। तो ऐसे शुरू हुआ वर्क, ठीक है, ऐसे शुरू हुआ वर्क और ऐसे आगे बढ़े, ऐसी चीजें निकाली। आप इस इमेज को देखिए थोड़ा लेफ्ट में, ये बुद्धा की इमेज है, देख सकते हैं आप, करेक्ट? कितनी बढ़िया और बड़ी सी इमेज है। और ये बोधिसत्ता की इमेज है, नॉट दी बुद्धा, फ्रॉम गंधारा। नोट द क्लोथ एंड द हेयर स्टाइल, आपको दिखेगा ये ग्रीक इंपैक्ट है। अब एक बहुत बढ़िया टॉपिक आ गया है कि टेक्स्ट और इमेज अगर दोनों मैच ना करें तो क्या करें। ठीक है, टेक्स्ट में कुछ और लिखा है, इमेज में कुछ और लिखा है। जैसे एग्जांपल लेता हूँ, महाभारत में लिखा है कुछ और, हस्तिनापुर के बारे में, हम पढ़ चुके हैं टॉपिक। ठीक है, महाभारत में कुछ और लिखा है। ऐसी रामायण में, रामचरितमानस में, राम रामायण में जो आप देखो, अगर जो देखें आप तुलसीदास जी की देख लो या किसी और की भी देख लो, उसमें जो अयोध्या का डिस्क्रिप्शन है वैसा तो आपको इंडिया में कहीं दिखेगा ही नहीं। आप गड्ढा भी खोद के देख लो तो भी नहीं मिलेगा ऐसी अयोध्या। ऐसी महाभारत में जो हस्तिनापुर दे रखा है और जो असली में हस्तिनापुर है, इनका कोई लेना देना है नहीं। अब कैसे करें? तो बात ये आती है, अब लोग तो लड़ने लग जाएंगे कि यार देखो टेक्स्ट में लिखा है मतलब वही ट्रुथ है और वैसे ही था। लेकिन जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो जो है एक्सकेवेट करेंगे, एक्सप्लोर एक्सप्लोर करेंगे, मल्टीपल टेक्निक्स लगाएंगे, वो बोलेंगे यार जो टेक्स्ट में लिखा है वो असलियत में तो है ही नहीं, दिख ही नहीं रहा हमें। ठीक है, तो ये इस चीज में हम हिस्ट्री कैसे पढ़ें, कैसे समझें, वो यहाँ पे समझने वाली बात है। यही प्रॉब्लम यहाँ पे डिस्कस है। We have seen that art historians often draw upon textual traditions to understand the meaning of sculpture. तो हमने ऑलरेडी देख लिया है कि टेक्स्ट में जो लिखा है, जैसे पुरानास में जो लिखा है, पुराण में जो लिखा है, उसको पढ़ के थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि ठीक है इस स्कल्पचर, इस आर्ट का मतलब ये होगा। While this is certainly a far more efficacious strategy from comparing Indian images with Greek statues, it is not always easy to use. ठीक है, certainly ये better strategy है previous strategy से। previous strategy जो 11.1 में हमने जो पढ़ी, ये strategy उससे better है कि आप text से आर्कियोलॉजी को पढ़ो, लेकिन ये फुल प्रूफ नहीं है, इसमें भी गलतियां हैं। इसका एग्जांपल है, वन ऑफ द मोस्ट इंट्रिगिंग एग्जांपल्स ऑफ दिस इज अ फेमस स्कल्पचर अलोंग अ ह्यूज रॉक सरफेस इन महाबलीपुरम, तमिलनाडु। तो आज कौन सी डेट है? आज है, जब ये लेक्चर बन रहा है आज का है डेट 25 नवंबर। आज के दिन इस जगह पे तूफान आ रहा है, तो हम प्रे कर सकते हैं कि तूफान से ज्यादा इंपैक्ट ना हो। अगर आपको अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो तो इस साइक्लोन का नाम भी लिखना। साइक्लोन का नाम क्या है? एन से शुरू होता है शायद, है ना? तो लिखना कमेंट सेक्शन में। महाबलीपुरम में जी जिनपिंग भी आए थे, मैंने पहले भी बताया है, बड़ी अच्छी जगह है, चेन्नई से थोड़ा सा ही दूर है, जाना विजिट करना। 4.30 में एक इमेज दे रखी है, उसको पढ़ेंगे। आर्ट हिस्टोरियंस हैव सर्च थ्रू द पुराण्स टू आइडेंटिफाई इट एंड आर शार्पली डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस। तो एक इमेज है, सबसे पहले इस इमेज को देख लें, फिर इसको पढ़ते हैं। आप वहां पे जाओगे तो आपको इसके बारे में अच्छा सा दिखेगा भी, इसको विजिट करना। इस पे क्वेश्चन भी आया हुआ है, कहाँ इमेज है या नहीं है? ये रही भाई, ये है वो कंट्रोवर्शियल इमेज, देख लो इसे। वीडियो को पॉज करके नजर मार लेना, यहाँ पे आपको काफी सारी चीजें दिखेंगी, यहाँ पे थोड़ा सा देखना। ठीक है, और ये थोड़ा सा स्टडी करने की कोशिश करें आप। ठीक है, तो महाबलीपुरम है, महाबलीपुरम जो ममल्लापुरम भी चेन्नई से पास में है। ठीक है, तो इससे में इस जगह पे थोड़ा सा फोकस करें, थोड़ा एक एक चीज को देखें और गूगल सर्च करके भी और इमेजेस इसको देखें। हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों देख रहे हैं, आप देखते हैं। स्टोरीज जो है बहुत ज्यादा डिवाइडेड है। They have searched through Purans to identify it and sharply divided. Some feel that this image, ये जो हम देख रहे थे अभी पिक्चर, ये डिसेंट ऑफ द रिवर गंगा फ्रॉम हेवन बताती है। कुछ हिस्टोरियंस ये कह रहे हैं, ठीक है, कि भाई गंगा गॉडेस है ना, उनका फ्रॉम हेवन से डिसेंट हो रहा है, नीचे जा रहे हैं। द नेचुरल क्लेफ्ट थ्रू द सेंटर ऑफ द रॉक सरफेस माइट रिप्रेजेंट अ रिवर, जो मैंने अभी हाईलाइट करा था। ठीक है, द स्टोरी इटसेल्फ इज नैरेटेड इन पुरान्स एंड द एपिक्स। ये स्टोरी पुराण और एपिक्स में भी लिखी हुई है, तो ठीक है, टेक्स्ट से भी वेरीफाई हो रही है और हमें दिख भी रही है। ये तो एक बात हो गई, ये तो एक हिस्टोरियंस ने पीएचडी करके बता दी, थीसिस दे दी अपनी। अदर्स फील दैट इट रिप्रेजेंट्स अ स्टोरी फ्रॉम महाभारत, अर्जुन डूइंग penance on the river bank in order to acquire arms, pointing to the central figure of an ascetic। तो बताइए भाई, एक ने तो पुराण को यूज करके बोल दिया कि ये तो डिसेंट ऑफ द गंगा है, दूसरे स्टोरियंस ने महाभारत का रेफरेंस दे दिया कि जी ये चीज है। असली में बनाई किसने है इमेजेस? आप बोलो तो असली में पल्लवास रूलर ने बनाई है। अब उन्होंने जब बनाई तो लिखा थोड़ी ना है कि ये इमेज का मतलब ये है, तो उनके मन में क्या था ये तो पता नहीं।
पल्लवास रूलर ने, नरसिम्हा वर्मन है ना, उन्होंने बनवाई है। नरसिम्हा वर्मन नहीं बनाई है, किसी और ने बनवाई है, पता नहीं भाई, बताना। हाँ, उनको ममल्ला कहते थे, इसलिए उनका नाम ममल्लापुरम है। तो बताइए आप किसने बनवाई है इमेजेस। अब बात यहाँ पे आपको शायद समझ में आ गई होगी, टेक्स्ट और स्कल्पचर, ये दोनों, स्कल्पचर की स्पेलिंग, ये दोनों मैच शायद हमेशा ना करें, और कभी कभी मैच करें तो मल्टीपल मीनिंग निकल के आए, तो इसमें हम क्या करें, ये हिस्टोरियंस की हमेशा परेशानी रहती है। फाइनली एक टॉपिक पढ़ते हैं, उसके बाद हम ये चैप्टर खत्म कर देंगे। फाइनली रिमेंबर दैट मेनी रिचुअल्स, रिलीजियस बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस वर नॉट रिकॉर्डेड इन अ परमानेंट विजिबल फॉर्म्स एज मॉन्यूमेंट्स, स्कल्पचर और इवन पेंटिंग्स। याद रखो इसे। रिलीजन क्या है, क्या बिलीव्स हैं, ओरिजिनल टेक्स्ट में क्या आता है, ये कोई लिखा तो ही ना गया है, रिकॉर्ड तो ही ना किया गया है, right? These included daily practices as well as those associated with special occasions. तो डेली प्रैक्टिसेस होती थी रिलीजन, तो है ना। और रिलीजन मैं पहले ही बता चुका हूँ, चेंज होने वाली चीज है। रिलीजन का मतलब यही नहीं है यही होता है ना। आजकल तो थोड़ा सा इंटॉलरेंस हो गया हमारी सोसाइटी में, कि लोग बोलते हैं हाँ जी इस रिलीजन में ये है, इस्लाम में ये है, हिंदू बोलते हैं हिंदू में ये है, क्रिश्चियन बोलते हैं इसमें ये है, ठीक है ना। सब में ऐसे ही हो गया, सब रिलीजन में। लेकिन रिलीजन कीप्स ऑन चेंजिंग, और ये तो डेली प्रैक्टिसेस है, और कहीं कुछ लिखा तो ही ना हुआ है कि आप सर्टेनली बोल दो यही ट्रुथ है। Many communities and people may not have felt the need for keeping lasting records, even as they may have had vibrant traditions of religious activities and philosophical ideas. तो आजीविका है, जैसे लोकायुक्ता है, और भी कितने सारे सेक्ट्स होंगे है ना दुनिया में, कितने रिलीजन हुए होंगे पास्ट में। सबने थोड़ी ना लिखा हुआ है अपना, सबने आइडियाज थोड़ी ना लिखे हुए हैं, जो हमें कभी शायद मिलेंगे ही नहीं। इनफैक्ट द स्पेक्टिकुलर इंस्टेंसेस वी हैव फोकस्ड ऑन दिस चैप्टर आर जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग। तो ये रही आपकी आइसबर्ग इतनी बड़ी, हमने तो बस इतना सा देख लिया। उसको देख के अब आप बोलने लगो हाँ जी ये है ट्रुथ, तो वो भी सही नहीं। ठीक है, पॉलिटिक्स कर रहे हो तो अलग बात है वैसे, लेकिन एज हिस्टोरियन आपको ये समझना होगा कि मे, माइट, कुड, ये वर्ड्स हमें यूज करने होंगे एग्जाम में। एंशियंट इंडिया में आप बोलोगे दिस इज दिस शुड बी लाइक दिस वाज दिस, ऐसे लिख के आओगे तो थोड़े मार्क्स कमाएंगे, ठीक है ना। तो इसलिए थोड़ा सा इसको याद रखना कि मे माइट वगैरह यूज करके आओ, क्योंकि ट्रुथ पता नहीं क्या है। कंक्लूड जब भी करो तो मे माइट करके खत्म कर देना। यहाँ पे एक क्वेश्चन, डिस्क्राइब एनी रिलीजियस एक्टिविटी यू हैव सीन, इज इट परमानेंटली रिकॉर्डेड इन एनी फॉर्म, तो ऐसा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा फाइनली चैप्टर खत्म हो गया है। ये स्कल्पचर फिर से देख लेना, बढ़िया जगह घूम के आना, एक दिन पूरा लगेगा इसमें, तो वर्थ गोइंग। और समर्स में मत जाना, थोड़ा सा विंटर्स में जाना, और देख लेना कि बारिश ना हो रही हो, क्योंकि वहां पे तो नॉर्थ ईस्ट मानसून से बारिश होती है ना चेन्नई में। एनीवेज, देखिए ये टॉपिक, इसको याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1500 से लेके 1000 तक अर्ली वैदिक ट्रेडिशंस थे। अर्ली वैदिक ट्रेडिशन से मतलब है कि ऋग वेदा में जो जो चीजें लिखी है ना, वो इस टाइम में फॉलो होती थी। जैसे सोसाइटी काफी ज्यादा इगैलिटेरियन थी, वुमेन की कंडीशन ठीक है थोड़ी कम कह सकते हो, लेकिन इतनी बुरा नहीं थी। सभा समिति की बहुत ज्यादा वैल्यू थी, सभा समिति दोनों में वुमेन पार्टिसिपेट भी करती थी, राइट। और सोसाइटी आप देखो तो काफी ज्यादा ट्राइबल टाइप की थी, पेस्टोरल टाइप की थी इस टाइम में। और ट्राइबल पेस्टोरल सोसाइटी ज्यादातर इगैलिटेरियन होती है, मतलब इक्वल होते हैं लोग ऑलमोस्ट सब। जैसे आप जरावा देखने जाओ अंडमान निकोबार में, वहां थोड़ी ना बोलोगे यार ये बहुत अमीर है ये बहुत गरीब है, ऐसे थोड़ी ना होता है। हमारी सोसाइटी में देखो, अंबानी टाटा दे आर वेरी रिच, है ना। हम तो बहुत हम आप नीचे हैं, हमसे भी नीचे काफी लोग हैं। तो डिफरेंशिएशन ट्राइबल और पेस्टोरल सोसाइटी में नहीं होता। अब ये आ जाती है 1000 से लेके 500 बीसीई में, टाइम पीरियड को ध्यान देना। लेटर वैदिक ट्रेडिशन है। 3 वेदा बच गए, कौन से? अथर्व, यजुर और समवेद। उन तीनों की बातें इस टाइम में कंपोज किए गए हैं, ये कहा जाता है। सोसाइटी यहाँ पे इगैलिटेरियन नहीं रही थी। आपको थोड़ा सा कास्ट सिस्टम भी दिखने लग जाएगा, शूद्रास भी ज्यादातर आ जाएंगे। इसमें वर्णा था लेकिन इतने डिवाइडेड नहीं थी, और 3 ही वर्णा थे मेनली। चौथा वर्णा तो 10वें मंडल में ऐड किया गया बाद में। ये सब चीजें हैं इस टाइम में, लेटर वैदिक पीरियड में। 6th सेंचुरी बीसी में उपनिषद बनी, जैनिज्म आया, बुद्धिज्म आया। इन तीनों में सिमिलरिटी और डिफरेंसेस के नोट्स प्रिपेयर कर लो अगर आप किसी बड़े कम्पिटेटिव एग्जाम जैसे यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। 3rd सेंचुरी बीसी में फर्स्ट स्तूपास बनना शुरू हुए, जैसे सांची स्तूपा, सांची, और उसके बाद आपको अमरावती भी दिखेगा। 2nd सेंचुरी बीसी ऑनवर्ड्स आपको महायान बुद्धिज्म दिखना शुरू होगा, वैष्णविज्म शुरू होगा, शैविज्म और गॉडेस कल्ट्स, शक्ति कल्ट वगैरह है ना। यहाँ पे विष्णु काफी प्रोमिनेंट भगवान, यहाँ पे शिव काफी प्रोमिनेंट भगवान। फिर 3rd सेंचुरी सी पे ध्यान देना, अब टेम्पल्स बने हैं,
ठीक है। और जब गुप्ता पीरियड आएगा, गुप्ता पीरियड में बहुत सारे टेम्पल्स बनेंगे नागर स्टाइल में, जैसे देवगढ़ टेम्पल आपने देखा था, हमने पढ़ा था, विष्णु का टेम्पल है। तो ये चीजें, इनको ध्यान आपने दिया हो तो देखो, स्तूपा पहले आए, टेम्पल्स बाद में आए, ध्यान दे रहे हो ना। टेम्पल्स पहले नहीं आए स्तूपा से, स्तूपा पहले आए फिर टेम्पल्स आए। उसके बाद महायान बुद्धिज्म भी थोड़ा बाद में आए हैं, ठीक है, स्तूपा से, इसको ध्यान रखना। फाइनली एक और टाइमलाइन दे रखी है जिसको हम जल्दी से पढ़ेंगे क्योंकि ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। लैंडमार्क्स इन द डिस्कवरी एंड द प्रिजर्वेशन ऑफ अर्ली मॉन्यूमेंट्स एंड स्कल्पचर। 1814 में फाउंडिंग ऑफ द इंडियन म्यूजियम कैलकाटा में हुआ। 1834 में पब्लिकेशन ऑफ एसे ऑन द आर्किटेक्चर ऑफ द हिंदूज बाय रामराज कनिंगम एक्सप्लोर्स द स्तूपा एट सारनाथ। कर्निंगम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट नेम आता है। 1835 से 1842 में क्या हुआ, जेम्स फर्ग्यूसन सर्वेज मैनी आर्कियोलॉजिकल साइट्स। 1851 में क्या हुआ, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द गवर्नमेंट म्यूजियम मद्रास, जहां पे काफी कुछ चीजें आपको दिखेंगी। 1854 में अलेक्जेंडर कनिंगम पब्लिशेस भीलसा तोप्स, वन ऑफ द अर्लीस्ट वर्क्स ऑन सांची। फिर 1878 में राजेंद्र लाल मित्रा, आर.एल. मित्रा भी आपको कभी वर्ड देखिए, पब्लिशेस बुद्धा गया द हेरिटेज ऑफ साक्य मुनि। 1880 में एच.एच. कॉल अपॉइंटेड क्यूरेटर of ancient monuments. 1888 में passing of the treasure trove act, giving the government the right to acquire all objects of archaeological interest. समझ रहे हो, गड्ढे में खुद मिला, कुछ मिला तो आप ले सकते हो, सरकार का होगा, ऐसा नहीं कि लोगों ने एक्वायर कर लिया। इससे पहले तो क्या होता था, लोग अपने घर में रख लेते थे, है ना, तो ऐसा होता था। तो अब 20th सेंचुरी में क्या हुआ, 1914 में जॉन मार्शल एंड एल्फ्रेड फोचर पब्लिश द मॉन्यूमेंट्स ऑफ सांची। इनका नाम काफी इंपॉर्टेंट है, इंडस वैली सिविलाइजेशन में इनका काफी अच्छा कंट्रीब्यूशन है। हाँ, जो भी इन्होंने बोला वो सब गलत बोला, लेकिन ऐसा बुरा मत मानना क्योंकि ये सबसे अर्लीस्ट थे, ठीक है, अर्लीस्ट थे। गलत किसके कंटेक्स्ट में, इंडस वैली सिविलाइजेशन के कंटेक्स्ट में इन्होंने जो जो बोला ज्यादातर गलत बोला। जॉन मार्शल पब्लिशेस कंजर्वेशन मैनुअल। 1955 में जवाहरलाल नेहरू लेज द फाउंडेशन स्टोन ऑफ नेशनल म्यूजियम दिल्ली। जाना इसमें मजे करना, लेकिन बेस्ट म्यूजियम वर्ल्ड में तो लंदन का है क्योंकि उन्होंने सब जगह की बेस्ट चीजें चोरी करके रख ली। 1989 इतने सालों बाद, ठीक है, सांची को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिस्क्लेयर कर दिया गया, डिक्लेयर, सही किया है ना। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा टॉपिक खत्म हो गया है। अपने कमेंट्स और फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। आप अगर चाहते हो कि मैं कोई और टेक्स्ट भी कंप्लीट करूँ, कोई और बुक भी कंप्लीट करूँ, तो वो भी आप मेंशन कर सकते हो, वो बुक कंप्लीट कर दी जाएगी। आप हमारा फेसबुक पेज लाइक कर सकते हो, हमारा टेलीग्राम जो चैनल है उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हो, आपको वहाँ पे कंटेंट मिलता रहेगा। तो फ्रेंड्स, टेक केयर एंड गुड बाय।